Very good morning to all of you. Yes, this is Nikita from LearnX Nursing. As हम नॉर्सेट पीवाईक्यू सीरीज इतने दिनों से कर रहे हैं, ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज नंबर 16। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, गिव मी 1 मिनट। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? लेबोरेटरी ट्यूमर मार्कर फॉर लीवर कैंसर। आपसे पूछा गया है कि लीवर कैंसर के लिए एक ट्यूमर मार्कर कौन सा होता है, ठीक है। हर एक कैंसर के लिए एक ट्यूमर मार्कर होता है। लाइक दैट लीवर कैंसर के लिए कौन सा लेबोरेटरी ट्यूमर मार्कर होता है? AFB, CA-125, HCG या फिर PSA? यस, सी, PSA किसके लिए होता है? फॉर प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। HCG किसके लिए होता है? फॉर टेस्टिस कैंसर। देन CA-125 किसके लिए होता है? फॉर GI ट्रैक्ट एंड ओवेरियन कैंसर। And this AFB tumor marker is for liver cancer. So हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? AFB, ठीक है। अब तो आपको लीवर कैंसर का पूछा है। इन फ्यूचर दे कैन आस्क कि प्रोस्टेट कैंसर का ट्यूमर मार्कर कौन सा होता है, तो कौन सा हो जाएगा? PSA। टेस्टिस कैंसर के लिए HCG। CA-125 इज फॉर GI एंड ओवेरियन कैंसर, और लीवर कैंसर के लिए कौन सा होता है? AFB। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, a client who has a client who has had a stroke but does attempt to verbally respond to the nurse's question, ठीक है। एक क्लाइंट है, इट्स नॉट डज अटेम्प्ट, इट इज डज नॉट अटेम्प्ट। ओके, एक क्लाइंट है जिसको स्ट्रोक हुआ था, ठीक है, एंड डज नॉट अटेम्प्ट टू द वर्बली रिस्पॉन्ड टू द नर्सेस क्वेश्चन। जब भी नर्स उसे कुछ वर्बली कहती है, ठीक है, तो वो उस पर कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं देता है, ठीक है। द क्लाइंट follows instructions without any problem. See, जब भी हम उस पेशेंट को कुछ पूछ रहे हैं तो वो अपने एक्सप्रेशन से या फिर अपने साउंड से, ठीक है, अपने वर्ड से कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, बट जो भी नर्स उसको इंस्ट्रक्शंस देती है वो विदाउट एनी प्रॉब्लम फॉलो करता है, ठीक है। लाइक एग्जांपल, अगर वो नर्स उसको कह रही है अभी आपको खाना खाना है, ठीक है, अभी हमें बेडशीट चेंज करना है तो आप थोड़ा सा टर्न हो जाइए, ठीक है, अभी हम आपका चेयर सिटिंग करवाएंगे, ठीक है। सो सारे इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो करेंगे, वो पेशेंट्स, बट वो कभी भी अपने वर्ड से या फिर अपने एक्सप्रेशन से कुछ भी रिस्पॉन्ड उस नर्स को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द नर्स अंडरस्टैंड्स दैट द क्लाइंट इज डिस्प्लेइंग सिम्टम्स कंसिस्टेंट विद। अब नर्स ऐसे बिहेवियर से उस पेशेंट के क्या अंडरस्टैंड करती है कि वो पेशेंट कैसे सिम्टम्स दिखा रहा है, ठीक है। क्या उस पेशेंट को रिसेप्टिव अफेजिया है? क्या उस पेशेंट को ग्लोबल अफेजिया है? क्या उस पेशेंट को एक्सप्रेसिव अफेजिया है? या फिर उस पेशेंट को बोथ रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव अफेजिया है? व्हाट इज अफेजिया? यस, व्हाट इज अफेजिया? इट इज इनएबिलिटी टू स्पीक, ठीक है। अब ये अफेजिया जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है रिसेप्टिव अफेजिया, एक होता है एक्सप्रेसिव अफेजिया, ठीक है। एक्सप्रेसिव अफेजिया जो है, सी, राइट डाउन, expressive aphasia. What is expressive aphasia? Occurred when injury in Broca's motor area of frontal lobe of the brain, ठीक है, तब होता है एक्सप्रेसिव अफेजिया, ठीक है। एंड व्हाट डज इट मीन? एक्सप्रेसिव अफेजिया का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? पेशेंट अंडरस्टैंड्स एवरी इंस्ट्रक्शन of the nurse, but his or her
not able to express own feelings, ठीक है, express own feelings or any communication टू द नर्स। क्या इंडिकेट करता है ये एक्सप्रेसिव अफेजिया? कि पेशेंट को सबसे पहली बात, ये एक्सप्रेसिव अफेजिया होता कब है? जब फ्रंटल लोब के ब्रोकास मोटर एरिया में इंजुरी हो गई है, ठीक है। पेशेंट हर एक चीज समझ तो लेगा, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को, अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ना ही अपने एक्सप्रेशन से और ना ही अपने कम्युनिकेशन से, ठीक है। देन व्हाट इज रिसेप्टिव अफेजिया? रिसेप्टिव अफेजिया क्या होता है? Yes, what is receptive aphasia? In receptive aphasia, they do not understand anything. ठीक है, and but he's or her able to express community feelings to the nurse. ठीक है, रिसेप्टिव अफेजिया में क्या होता है कि पेशेंट समझ कुछ नहीं पाता, ठीक है, बट अपने जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेशन के थ्रू ही सही या फिर अपने कम्युनिकेशन से ही सही वो उसको समझा सकता है, ठीक है। देन ग्लोबल अफेजिया में क्या आता है? दोनों, एक्सप्रेसिव प्लस रिसेप्टिव, ठीक है। सो अब देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि that patient is not able to show और express their feelings, ठीक है, वो कुछ रिस्पॉन्ड तो नहीं कर पा रहा था, बट यस जितना भी वो नर्स कह रही थी वो उसको फॉलो कर रहा था, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक्सप्रेसिव अफेजिया। वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा बट वो फॉलो कर पा रहा है। रिसेप्टिव में क्या होता है? दे कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है, बट दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, तो रिसेप्टिव भी नहीं होता। एंड ग्लोबल में कौन सा आता है? आपके दोनों, दैट इज रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्सप्रेसिव अफेसिया। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, following an industrial accident in which a client sustained a severe craniocerebral trauma, ठीक है, एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि क्लाइंट को सीवियर क्रेनियोसेरेब्रल ट्रॉमा हो गया। द क्लाइंट डेवलप्स द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। A nurse suspects this complication is occurring when observing with symptom, ठीक है, एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, जिसके वजह से पेशेंट को क्रेनियोसेरेब्रल ट्रॉमा हुआ। एंड क्रेनियोसेरेब्रल ट्रॉमा होने के बाद उस पेशेंट को एक कॉम्प्लिकेशन हो गया यानी कि डायबिटिक इंसिपिडस, ठीक है। अब नर्स ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन है, सॉरी ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिससे कि ये कॉम्प्लिकेशन उसको हो गया ऐसा पता चलेगा, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिया, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट, एलिवेटेड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सी, क्रेनियोसेरेब्रल ट्रॉमा है और डायबिटिक इंसिपिडस है, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता, ठीक है। एलिवेटेड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, जितना ज्यादा इंक्रीज यूरिन कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, और यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड कब होता है? जब यूरिन आउटपुट कम होता है, ठीक है। और डायबिटिक इंसिपिडस में कभी भी यूरिन आउटपुट कम नहीं होता, हमेशा ज्यादा ही होता है, ठीक है। सो एलिवेटेड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी नहीं होता। देन हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया तो हमको हर एक ही डायबिटीज में मिलता है, ठीक है, बट सबसे ज्यादा हाइपरग्लाइसेमिया कब मिलता है? जब डायबिटिक कोमा होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि डायबिटिक इंसिपिडस जो है वो पॉलीयूरिया करवाता है, दैट इज लार्ज अमाउंट्स ऑफ यूरिन आउटपुट, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, देन वेरियस चिल्ड्रंस आर बीइंग सीन इन द क्लिनिक फॉर वेल बेबी चेक्स, ठीक है, काफी सारे चिल्ड्रंस आए हैं वेल बेबी क्लिनिक में चेकिंग के लिए। बाय व्हाट एज शुड अ नर्स एक्सपेक्ट अ चाइल्ड टू बिगिन टू यूज सिंपल वर्ड्स टू कम्युनिकेशन नीड्स, ठीक है। आपको ये पूछा गया है कि कौन से एज पे एक सॉरी बेबी क्लिनिक में कुछ बच्चे आ रहे हैं चेकअप के लिए, ठीक है। देन नर्स कैसे एक्सपेक्ट करेगी, या सॉरी नर्स कौन से एज से ये एक्सपेक्ट करेगी उस चाइल्ड से कि वो सिंपल वर्ड्स यूज कर सके, ठीक है। एज 10 to 12 months, एज 1 to 2 years, एज 6 to 9 months या फिर एज 2 to 3 years। सी,
इसका आपका करेक्ट आंसर होता है 10 to 12 मंथ्स। ठीक है, देखो जो बेबी होते हैं ना, बेबी begins to talk at 12 to 18 months। ठीक है, वो बात करना कब स्टार्ट करते हैं? 12 to 18 मंथ्स ऑफ एज। ठीक है, लेकिन 9 मंथ्स ऑफ एज से, ठीक है, फ्रॉम बेबी स्टार्टेड टू यूज सिंपल वर्ड्स लाइक माँ, डा, बा, पा। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स तक के दे आर लाइक मामा, पापा, ठीक है, दादा, like that they are using their words। ठीक है, so a nurse will expect from a children to use simple words to communicate the needs by the age of 10 to 12 months। ठीक है, बेबी स्टॉप करना कब स्टार्ट करते हैं? 12 to 18 मंथ्स। 9 मंथ्स में वो सिंपल माँ, डा, बा इस तरीके से वर्ड्स यूज करते हैं स्टार्ट करना, एंड 12 मंथ्स में कंप्लीटली वो एक वर्ड को बोलते हैं, मामा, पापा ज्वाइन करके। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which priority nursing diagnosis should a nurse document in a plan of care for a client following C5 to C6 anterior cervical discectomy? ठीक है, पेशेंट का कैसा सर्जरी हुआ है? यस, सर्वाइकल एरिया का एंटेरियर सर्वाइकल डिसेक्टमी हुआ है पेशेंट का। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं सर्वाइकल डीकम्प्रेशन एंड फ्यूजन सर्जरी उस पेशेंट की हुई है। ठीक है, तो क्या प्रायोरिटी नर्सिंग आप दोगे एज अ नर्सिंग ऑफिसर? पोटेंशियल इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न होगा पेशेंट को, पोटेंशियल इंपेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन हो जाएगा, रिस्क फॉर इंफेक्शन रहेगा, इंपेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रहेगी। सी, रिस्क फॉर इंफेक्शन एंड इंपेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी ये कभी भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग नहीं बनती है, कोई भी सर्जरी क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि रिस्क ऑफ इंफेक्शन तो हर पेशेंट को होगा, इंपेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी भी हर एक पेशेंट को होती है, बट ये बाद में आते हैं, कभी भी प्रायोरिटी नहीं होती। अकॉर्डिंग टू द सर्जरीज प्रायोरिटी क्या आता है? सी, पोटेंशियल इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न कब आता? अगर पेशेंट का C4 इन्वॉल्व होता। ठीक है, अगर C4 सर्वाइकल डिसेक्टमी किया जाता तो वहां पे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न सबसे पहला नर्सिंग डायग्नोसिस बनता। बट अब कैसा होता है ना कि सर्वाइकल डीकम्प्रेशन या फ्यूजन सर्जरी हो रही है, ठीक है, कोई भी सर्जरी हो, ब्लीडिंग तो हमेशा होती है। ठीक है, यहाँ पे एक रीजन हमको मिल गया कि C4 इन्वॉल्व नहीं है, हमको C5 और C6 पूछा है। ठीक है, सो ब्रीदिंग पैटर्न तो C4 में इन्वॉल्व होता है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन प्रायोरिटी नर्सिंग क्या बन जाएगा? पोटेंशियल इंपेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन। व्हाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, सी पोटेंशियल इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकता था अगर यहाँ पे हमें एग्जैक्टली क्वेश्चन में C4 दिया जाता, बट C4 नहीं दिया, C5 to C6 दिया है, क्योंकि C4 के लिए स्पेसिफिकली इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न होता है। क्लियर? ठीक है, ओके, सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल इंपेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन। देन कुछ पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं रिलेटेड टू सर्वाइकल डीकम्प्रेशन एंड फ्यूजन सर्जरी, राइट डाउन। नंबर 1, हेमरेज और फॉर्मेशन ऑफ वुंड हेमेटोमा। नंबर 2, डैमेज टू द कैरोटिड और वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, एंड इसके वजह से क्या हो सकता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग, स्ट्रोक, इवन डेथ।
नेक्स्ट, डैमेज टू द रिकरेंट लेरिंजियल नर्व रिजल्टिंग इन होर्सनेस, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, डैमेज टू इसोफेगस और ट्रेकिया। ओके, सो दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जो है स्पेशली हमको सर्वाइकल डिकम्प्रेशन में मिलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, by which week is the height of pregnant uterus is at the level of umbilicus? Yes, when it is, yes, it is always and always 20 weeks पे हमको जो है pregnant uterus कहाँ पर मिलता है? At the level of umbilicus, ठीक है। एंड अगर आपको रेंज में पूछा जाता तो इट इज 20 to 22 वीक्स पे हमको umbilicus पे pregnant uterus मिलता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजेक्शन आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट विद इन मिनट्स एंड आवर्स। ऐसा कौन सा रिजेक्शन होता है, ठीक है, रीनल ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट में जो कि विद इन मिनट्स एंड आवर्स में हो जाता है, ठीक है। क्रॉनिक रिजेक्शन, एक्यूट रिजेक्शन, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन और सब एक्यूट रिजेक्शन। ये जो रिजेक्शन है ये 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होता है हाइपर एक्यूट, नंबर 2 होता है एक्यूट रिजेक्शन, एंड लास्ट होता है क्रॉनिक रिजेक्शन, ठीक है। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन कब बोलते हैं? दैट ऑकर्स विद इन फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, विद इन फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ ट्रांसप्लांट। एक्यूट रिजेक्शन कब होता है? विद इन फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन, बिगिंस इन फर्स्ट वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, एंड क्रॉनिक रिजेक्शन कब बोलते हैं? मंथ्स टू ईयर आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमको? रिजेक्शन आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट विद इन मिनट्स एंड आवर्स। विद इन मिनट्स आ गया मतलब क्या है? 24 आवर्स के पहले। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, ठीक है। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, while administering ear drops in 2-year-old child, which of the following is done by the nursing officer while giving ear drops ear pinna is? एक नर्सिंग ऑफिसर को एक बेबी में यानी कि 2 ईयर का बच्चा है, ठीक है, उसको ईयर ड्रॉप्स डालने हैं, तो वो पिन्ना को किस तरीके से मूव करेगी? अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, नॉर्मल पोजीशन रखेगी, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, या फिर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड? यस, यस, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। सी, अडल्ट में क्या होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो एज मोर देन 3 इयर्स, ठीक है। मोर देन 3 इयर्स, बड़ा है मतलब क्या करेंगे? अपवर्ड एंड बैकवर्ड किया जाता है, दिस टेक्निक। चिल्ड्रंस में स्पेशली लेस देन 3 इयर्स में क्या किया जाता है? डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ये इमेज भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। यस, क्या होता है इसका करेक्ट आंसर? बताइए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? यस, इट इज एलिस फॉर्सेप। क्यों है ये एलिस फॉर्सेप? बिकॉज सी, दिस इज स्ट्रेट, ठीक है, जबकि वल्सलम जो होता है ना वो भी बिल्कुल इसी की तरह दिखता है। लेट्स सी। ओके, ये क्या होता है? आर्टरी फोर्सेप,
ठीक है, दिस इज व्हाट वल्सलम, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट बैबकॉक फोर्सेस, ये जो मैंने बताया था, ठीक है, बैबकॉक फोर्सेस। नाउ टेल मी, ये जो एलिस फॉर्सेप होता है, ठीक है, दिस एलिस फॉर्सेप क्यों यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग द ऑर्गन्स एंड स्लिपरी और डेंस टिश्यू ड्यूरिंग इलेक्ट्रोसर्जरी। एलिस से हम ऑर्गन्स को पकड़ने के लिए यूज करते हैं, स्पेशली वो जो एकदम ही स्लिपरी ऑर्गन्स होते हैं उनको, ठीक है। आर्टरी फोर्सेप, वल्सलम एंड बैबकॉक फोर्सेस का इमेज मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। वेल्सलम एंड एलिस फोर्सेप यूजुअली हमको सेम दिखता है बिकॉज इनका जो फ्रंट एरिया होता है वो हमेशा सेम होता है, टूथ लाइक, ठीक है, एक दूसरे पे फंस जाएगा, बट ये थोड़ा सा कर्व्ड रहता है, जबकि हमारा एलिस कैसा है, कंप्लीटली स्ट्रेट है। क्लियर? ओके, द लास्ट क्वेश्चन, यस, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? यस, इट इज डॉयंस रिट्रैक्टर, ठीक है। नाउ लेट्स, ये डॉयंस रिट्रैक्टर क्यों यूज किया जाता है? यस, यूज इन पेल्विक सर्जरी, पेल्विक सर्जरी में हम इसको यूजुअली यूज करते हैं, ठीक है। लेट्स से, अब ये कौन सा रिट्रैक्टर है? यस, इट इज मॉरिस रिट्रैक्टर, और ये जो मॉरिस रिट्रैक्टर है, ये मॉरिस डबल एंडेड रिट्रैक्टर भी आता है, बस उसमें एक डिफरेंस होता है कि ये सेम इस तरीके से हमको यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है, मॉरिस रिट्रैक्टर। एंड दिस लास्ट वन, यस, इसका क्या नाम है? लैंगेन बैक रिट्रैक्टर, लैंगेन बैक रिट्रैक्टर, डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे कोई होल नहीं है, ठीक है, ये जो कर्व्ड है ये ज्यादा है, यहाँ कर्व ज्यादा नहीं है, ठीक है, देयर इज वन होल, ठीक है, होल्डिंग में डिफरेंस है। तो लैंगेन में एंड मॉरिस रिट्रैक्टर में डोंट बी कंफ्यूज, मॉरिस रिट्रैक्टर एक और आता है, दैट इज डबल एंडेड रिट्रैक्टर, एंड दिस इज व्हाट, यस, इट इज वॉल्कमैन्स रिट्रैक्टर या फिर कैट्स पाव रिट्रैक्टर, है ना, कैट के नाखूनों जैसा, इसको हम कहते हैं वॉल्कमैन रिट्रैक्टर, या फिर इसको हम कहते हैं कैट्स पाव रिट्रैक्टर। क्लियर? सो अगेन एक बार फिर से देख लीजिए इमेजेस, ये होता है एलिस फॉर्सेप, एलिस फॉर्सेप और वल्सलम जो है वो सिमिलर होते हैं। एलिस फॉर्सेप और वल्सलम में क्या डिफरेंट होता है? एलिस फॉर्सेप कंप्लीटली स्ट्रेट होता है, वल्सलम जो है वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, ठीक है, दिस इज आर्टरी फॉर्सेप एंड दिस इज बैबकॉक फॉर्सेप। देन ये कौन सा है? डॉयंस रिट्रैक्टर, ठीक है, और जो कि पेल्विक सर्जरी में यूज किया जाता है, दिस इज मॉरिस रिट्रैक्टर, एंड ये एक और तरीके से आता है, दैट इज मॉरिस डबल एंडेड रिट्रैक्टर, this is Walkman retractor or the cat's paw retractor, and this is Langer band retractor, and ये Langer band retractor जो है Morris retractor से similar होता है, so we should be able to identify कि कौन सा Langen back है कौन सा Morris है। Clear? Okay, so thank you, I hope this video will be helpful for all of you. Okay, thank you.